जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज जो पढ़ेंगे, जो पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से सीडीएस, यूपीएससी, बीपीएससी जो बड़े बड़े लेवल का एग्जाम होती है, जो सभी तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, उस सभी क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस करूँगा। मैं स्टार्ट करता हूं। जो मैं फ़ोटो खींचा हूं, अब फ़ोटो खींच करके ही अपलोड किया हुआ है ये पीडीएफ। तो स्टार्ट करता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रही है जो निम्नलिखित में से, क्या चीज कर रही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का आपात के रूप में वर्णित नहीं है? आपात के रूप में वर्णित नहीं है, जिसके बारे में बतानी है हमें। तो ऑप्शन में 4 को यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, उसके बाद में चारों ऑप्शन से बतानी है आपको। ए नंबर में दिया गया है राष्ट्रीय आपात, बी में है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आधार पर आपात को लगाना, और सी नंबर में दी गई है वित्तीय आपात, और डी में है स्वास्थ्य आपात। तो इसमें क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है। पूछ रहा है नहीं है वर्णित, तो स्वास्थ्य आपात जो है ये वर्णित नहीं की गई है। राष्ट्रीय आपात के रूप में स्वास्थ्य जो है आपात, इसका वर्णित नहीं की गई है। ये शायद सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीडीएस का क्वेश्चन पूछी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा लगता है क्वेश्चन हमें जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। आगे पढ़ता हूं, आगे क्या है दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित नहीं है? क्या चीज से? धन विधेयक से संबंधित नहीं है। किससे नहीं है? तो धन विधेयक से। ऑप्शन नंबर ए को पढ़िएगा। किसी कर का अधिघोषणापन या अधिरोपण, उसी को बोलते हैं उन्मूलन, छूट परिवर्तन का विनिमय नहीं है। तो विनिमय है, इसके बारे में दी गई है। इसके साथ साथ भारत की संचित निधि से बाहर धन का विनियोजन, क्या चीज है? विनियोजन। तो विनियोजन है, ये भी है, और इसमें पूछ रहा है नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और सी में क्या है? स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण, तो अर्थदंड का अधिरोपण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इसमें दी गई है जो अनुच्छेद 110 कहता है, जो स्पष्टीकरण की गई है जो कोई धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि वह जुर्माना का अधिरोपण करता हो या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय परियोजनाओं के लिए किसी कर या अर्थदंड का प्रावधान करता हो, तो इसे नहीं मानी जाएगी। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 46 नंबर क्वेश्चन में आता हूं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनमें से सही है उसके बारे में पूछ रही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रही है? प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। प्राक्कलन समिति जो है, जो संसद के क्या चीज है? एक तदर्थ। तदर्थ मतलब आपको समझा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। तदर्थ समिति है। और दूसरा नंबर में कर रही है रेल अभिसमय और समिति संसद की एक अस्थायी समिति है। तो इसका आंसर आपको क्या होगी? तो ये प्राक्कलन समिति, ये कथन सही पूछ रहा है, तो ये तदर्थ समिति से नहीं है, और ए तो नहीं होगी। और बी में क्या दिया गया है? बी में दी गई है जो रेल अभिसमय, जो समिति दी गई है, जो संसद की एक स्थानीय समिति है, ये भी नहीं है। स्थानीय समिति भी नहीं है। तो नहीं 1 और नहीं 2, ये तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नहीं 1 और नहीं 2, ऑप्शन नंबर डी होगी। नहीं 1 और नहीं 2। यहाँ में दिया गया है जो तदर्थ समितियाँ किसी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नियुक्त की जाती है
और जब वे अपने काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाती है। रेल अभिसमय समिति संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन समिति जिसे संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों को श्रेणी में आती है, जबकि प्राक्कलन समिति संसद की एक अस्थायी समिति के तौर पे आती है, इसीलिए इसमें नहीं माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगी जो नहीं 1 और नहीं 2 होगी। प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई है, गठन की गई थी, कब की गई थी? तो प्राक्कलन समिति की गठन 1950 के तत्कालीन वित्तीय मंत्री कौन था? जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। जॉन मथाई के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। लोकसभा के 30 सदस्य थे, राज्यसभा में से कोई सदस्य नहीं। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? तो विपक्ष का सदस्य थे। उसके बाद में मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते। प्राक्कलन समिति में मंत्री जो होते हैं जो इस समिति के सदस्य के तौर पे काम नहीं करते, सरकार के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल या प्रमुख कार्य करते हैं प्राक्कलन समिति द्वारा। इसका स्थापना कब की गई थी? तो प्राक्कलन समिति की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय में जॉन मथाई के सिफारिश पर की गई थी। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, साथ साथ राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। इसके साथ साथ अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य बनते हैं। इसमें अध्यक्ष जो होता है जो विपक्षी दल जिसका सत्ता होता है सरकार में, उसका विपक्ष का होती है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं और सरकार के ब्यौरों के बारे में, इसकी जांच पड़ताल के बारे में चर्चा की गई थी। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद या समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? समाजवाद का भारतीय रूप इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म? तो इनमें से कौन सा है समाजवाद का भारतीय समाजवाद का रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कहती है? लोकतंत्रीय समाजवाद। बी में दी गई है उग्र, बी में दी गई है उग्र समाजवाद। साथ साथ तो इसमें उग्र समाजवाद नहीं होगी, ये उग्र समाजवाद, इसका राइट आंसर होनी चाहिए बी। लेकिन ऑप्शन देख लेता हूँ। समुदायवादी समाजवाद ये होगी, नेहरूवादी समाजवाद ये भी होगी। इसका राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर बी होगी जो राइट होगी। इसके साथ साथ 47वां नंबर क्वेश्चन क्या, 47वां नंबर क्वेश्चन है और 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? डायरेक्ट 49वां नंबर में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद या संघवाद की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? भारतीय संघवाद की अभिलक्षणीय विशेषता नहीं है पूछ रहा है। इनमें से कौन सा है जो लक्षण नहीं होता है? किसका लक्षण है भाई? तो भारतीय संघवाद का। संघ मतलब जुटना होती है, संघवाद मतलब जुटना होती है, सिंपल सी बात। तो संघबद्ध होने वाली इकाइयों संघ बनाने के लिए सहमत हुई, तो संघवाद के मतलब जुटना ही होती है। तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए ही। लेकिन अगला देख लेता हूँ। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, ये नहीं होगी। एकल नागरिकता ये भी नहीं होगी। और व्यापक संघ और समवर्ती सूची ये भी नहीं होगी। संघ सूची समवर्ती सूची ये भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी जो संघवाद होने वाली इकाइयों या संघ बनने के लिए सहमत हुई हो। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? भारत के संविधान के यथा संशोधन या यथा संशोधित अनुच्छेद 19 के 1 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 19 के 1 पूछ रहा है। 19 के 1 में निम्नलिखित में से क्या चीज शामिल है इसके बारे में बता रहा है। तो इसमें क्या क्या चाहिए? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं।
शांतिमत्ता से और बना सशक्त इकट्ठे होना, ये भी नहीं होगी। संपत्ति का अर्जन और निपटान करना, ये भी नहीं होगी। तो एक बचता है डी, केवल डी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी होगी, केवल डी। केवल ऑप्शन नंबर सी। एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो 19(1) में है, 19 में ही है, तो ये होगी। उसके बाद में शांतिमत्ता और बिना सशक्त इकट्ठे हो, ये नहीं होगी। उसके बाद सब होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 होगी। अनुच्छेद 19 में शांति के अर्जन या निपटान के बारे में कोई अभिलेख नहीं है, केवल आजीविका अर्जन के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता उल्लेख है की गई है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वाचन आयोग क्या चीज कर रही है, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, निर्वाचन आयोग के बारे में बता रही है। तो यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित करता है। निर्वाचन आयोग केवल उपराष्ट्रपति के लिए ही नहीं होती है। बी नंबर में है कोई निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही होगी। निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये होगी। ये सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है तो वो होगी। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ही डिस्कस मैं डेली करता रहूँगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।